जरा सेट के टॉपिक पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 2 जो है वो फिर रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इस तरीके से हम चलेंगे। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था हम टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड देखेंगे कि एमसीक्यूज में आपको किस तरीके से कंफ्यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है और उस पूरे टॉपिक की एक्सप्लेनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको जरा समझ लेना। सबसे पहली बात, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो हर कोई बुक्स में आपको मिल जाएगी कि यार सेट होता क्या है। सेट की बेसिक एक डेफिनेशन बताई जाती है, किसी को याद है? अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि डेफिनेशन ना लिखवाऊं, लेकिन जो छोटी डेफिनेशन होंगी ना वो मैं लिखवा दूंगा, क्योंकि टाइम थोड़ा जाया होता है डेफिनेशन लिखवाते हुए। तो मैं कोशिश मेरी ये होगी डेफिनेशन ना लिखवाऊं, मैं मुंह से ही बोल दूं हर चीज, लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसे आप इस सेट की बात करो तो डेफिनेशन ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले सेट होता क्या? सेट एक कलेक्शन है। पहली बात, वो कलेक्शन डिफरेंट चीज की हो सकती है। वो कलेक्शन नंबर्स की भी हो सकती है, वो कलेक्शन अल्फाबेट्स की भी हो सकती है, ए बी सी डी। वो कलेक्शन किसी लोगों के नाम की भी हो सकती है, किसी शहर के नाम की हो सकती है। अच्छा, उस कलेक्शन के अंदर सेट भी हो सकते हैं। ऐसी कलेक्शन भी होती है एक सेट के अंदर कि जिसके अंदर मजीद सेट हैं। जैसे आप इसको इस तरह समझो कि सेट एक बॉक्स है आपका पूरा, उस बॉक्स के अंदर एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो 1 2 3 भी हो सकते हैं, वो ABCD भी हो सकते हैं, लेकिन उस बॉक्स के अंदर कोई और बॉक्सेस भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब एक सेट के अंदर अंदर भी मजीद सेट हो सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो है ये भी एक सेट कहलाया जाएगा। इस सेट के अंदर आपकी दो कलेक्शन है, कौन कौन सी? अच्छा, इसको बाय द वे एलिमेंट्स आप कहते हो। तो पहला एलिमेंट तो 1 है, ये जो दूसरा एलिमेंट है ना, ये बजाते खुद एक सेट है। तो इस चीज को जहन में रखो। अगर आप इस पूरे बड़े सेट की बात कर रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो जल्दी में मैंने इस तरह किया हुआ है कि कलेक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर दो बातें होनी चाहिए। वो दो बातें कौन सी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले वेल डिफाइंड और दूसरी चीज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट तो बड़ा इजी वर्ड है। डिफरेंट कहने का मतलब सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। कोई ऐसा सेट नहीं आप देखोगे जिसमें लिखा होगा 1 2 3 3, ये सेट नहीं कहलाया जाएगा। सेट में रिपीटिशन नहीं आप लिखते, एक एलिमेंट आप एक ही दफा लिखोगे, दो दफा नहीं लिखोगे। ये जो नॉर्मल सेट है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये तो है ना नॉर्मल टीचिंग, अब यहाँ पे आएगी मेरी वाली टीचिंग, जिसमें मैं साथ साथ एक्स्ट्रा भी आपको बताऊंगा जो आप लोगों के लेवल की बातें हैं नहीं। एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जिसको आप कहते हो मल्टी सेट। ये मैं यहीं पे बात बता के खत्म कर रहा हूं, इसके बारे में मजीद डिस्कस नहीं करूंगा, शौक होगा सीख लेना जाके। मल्टी सेट ये कॉन्सेप्ट आपको कॉम्बिनेशन के अंदर भी काम आता है। जो फर्स्ट ईयर में आप वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हो ना, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे भी दिया हुआ है। तो ये मल्टी सेट क्या होता है? मल्टी सेट के अंदर इतनी बात जान लो अभी इस लेवल पे कि इस सेट के अंदर आप अलाउ करते हो कि रिपीटेशन हो सकती है। जैसे ये वाला सेट तो नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन इसको आप मल्टी सेट कह सकते हो। अब थोड़ा बहुत फर्क है, एक होता है ऑर्डिनरी सेट जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो सकते, लेकिन एक है मल्टी सेट। मल्टी सेट के अंदर आपके एलिमेंट जो है वो रिपीट हो सकते हैं। अब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो अगर आप इसको देखो तो आप इसको बोलोगे सेट नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये मल्टी सेट है। तो थोड़ा बहुत फर्क है। इसी तरह मल्टी सेट के अंदर फिर आप ये देखते हो कि कोई एलिमेंट कितनी दफा रिपीट हो रहा है। जैसे 3 2 दफा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये करूं मैं, ठीक है, तो अब आप कह सकते हो कि 2 जो है वो 4 दफा आ रहा है। तो मल्टी सेट के अंदर फिर फर्दर आप ये बातें सारी देख रहे होते हो। तो ये मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा बात बता दी, शौक हो आप लोग सीख सकते हो। अभी हम फिलहाल सेट की बात करें तो सेट के अंदर जहन में रखो एलिमेंट्स आपके डिफरेंट होने चाहिए, रिपीट नहीं करने चाहिए। ये पहली बात है सेट के अंदर जो पता होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। देखो, अभी आप पढ़ोगे सेट को डिस्क्राइब करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है जिसको आप बोलते हो, ये मैट्रिक में आप बातें पढ़ते थे क्या, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा है जिसको आप बोलते हो टेबुलर फॉर्म, जिसका एक और नाम है रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। और तीसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेट को 3 तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। जब आपका सेट जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो ये वेल डिफाइंड वाला काम वहां पे सबसे ज्यादा यूज होता है। कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए, वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए, तो जब कोई सेट वेल डिफाइंड होगा ना तो आपको एग्जैक्टली ये पता चल जाएगा क्या ये ऑब्जेक्ट इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि ए जो है वो एक सेट है जिसके अंदर एक क्लासरूम है ना। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जितने भी बच्चे आए वो एक पूरा क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर ऐसे स्टूडेंट जिनका वेट जो है वो 50 kg से ज्यादा है। तो आपसे अगर मैं बोलूं इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे तो आप आसानी से बता दोगे। भाई जिस बच्चे का वेट 50 kg से ज्यादा होगा वो इस सेट के अंदर आ जाएगा, और जिसका कम होगा वो इस सेट के अंदर नहीं आएगा।
अब आपको मैं कोई एक बच्चा दूं तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो ना क्या वो सेट से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेल डिफाइन है, बिल्कुल सही तरीके से आपने डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अब जो वर्ड इंटेलिजेंट है ना वो कोई फिक्स वर्ड नहीं है कि अगर आपको कोई बोले इंटेलिजेंट तो आप बोलोगे हाँ ये 5 बच्चे इंटेलिजेंट है, नहीं भाई, किसी के रिस्पेक्ट से इंटेलिजेंट का मतलब पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस, किसी के रिस्पेक्ट से इंटेलिजेंट का मतलब क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस। तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है या बोला जाए गुड स्टूडेंट्स, तो इसमें एम्बिग्युइटी होती है, आपको नहीं पता कि यार गुड का मतलब क्या है, किसको आप गुड कह रहे हो, तो ये वेल डिफाइन नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 बच्चे आए, मैं बोलूं सेट ऑफ गुड स्टूडेंट, अब ये वेल डिफाइन नहीं है, किसी के हिसाब से कोई गुड होगा, किसी के हिसाब से कोई गुड होगा, तो इसको आप बोलोगे कि वेल डिफाइन नहीं है। इसी तरह अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि द सेट ऑफ प्रेसिडेंट्स या सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, अगेन वेल डिफाइन नहीं है। मैं कहां की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, और भाई मैं कहां की बात कर रहा हूं। तो सेट ऑफ प्रेसिडेंट अगर आप देखो ना मेरी एग्जांपल के तहत, ये एक वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि किस प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, अनलेस अगर आपको बोला जाए सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। फिर अगर आपके पास कोई एक बंदा आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए फॉर एग्जाम्पल जरदारी, तो आप कहोगे यार जरदारी सेट से बिलोंग नहीं करता क्योंकि जरदारी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। आपके सामने इमरान खान आ जाए, हाँ बोलोगे इमरान खान इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन होती है वेल डिफाइन की, कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट आए तो आप फॉरन स्पेसिफाई कर सको क्या ये सेट से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये दो बातें जिस भी कलेक्शन के अंदर होगी उस कलेक्शन को आप क्या बोल रहे होगे, सेट। तो ये वेल डिफाइंड नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मसला हो रहा होता है, टेबुलर फॉर्म में तो आपके पास सारे एलिमेंट मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल ये टेबुलर फॉर्म में गिवन था सेट, अब इसमें तो वेल डिफाइंड का कोई चक्कर ही नहीं है ना, इसमें तो आप देखोगे यार डिस्टिंक्ट है या नहीं, अगर डिस्टिंक्ट है तो आप बोलोगे सेट है ये। अब आ जाओ टॉपिक के ऊपर कि यार डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इन फॉर्म की बेसिक मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूं और मजीद यहां पे भी बातें पढ़ते हैं। जैसे अगर किसी भी सेट को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में एक्सप्लेन करना हो, ये एक एग्जांपल मैंने ली हुई है, बार बार आप लोगों को उसी से बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आप बताना चाह रहे हो वॉवेल्स का सेट आप एक बनाना चाह रहे हो, तो इसको आप डिस्क्राइब कितने तरीकों से करोगे। पहला तरीका क्या आप बोलोगे, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, या जो भी लिख दोगे। ये जो आपने सेट को डिस्क्राइब किया है इसको आप बोलते हो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपने सेट को डिस्क्राइब किया। इसी चीज को अगर मैंने टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट को, आप पूरा लिस्ट करके लिखोगे AEIOU। ये जो सेट को मैंने डिस्क्राइब किया इसको आप बोलोगे टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब किया मैंने। एक चीज को ध्यान में रखना कि जो अल्फाबेट जब सेट के अंदर आते हैं ना तो उनको आप स्मॉल लेटर्स में लिखते हो, लेकिन जो सेट का नाम होता है वो कैपिटल लेटर से होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। बहुत छोटी सी बात है लेकिन एक पॉइंट है। तो ये आपने टेबुलर फॉर्म में सेट को एक्सप्रेस किया है। तीसरी फॉर्म और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म उसको आप कहते हो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यहां पे तो इतना फायदा नहीं देगी, लेकिन बाकी एग्जांपल जो मैं दूंगा उसमें बड़ा फायदा होगा आपको। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है कि आप सबसे पहले लिखते हो एक्स एक डमी वेरिएबल है। डमी वेरिएबल मैंने जानबूझ के नाम इसलिए लिया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप ये वर्ड काफी सुनोगे, डमी वेरिएबल। इसको इस तरह लिखते हो डमी वेरिएबल। डमी वेरिएबल का मतलब होता है कि यार इसको ना बस जगह घेरने के लिए लिखा हुआ हमने, बस जगह को फिल करने के लिए मैंने लिखा हुआ, इसकी कोई अपनी वैल्यू नहीं है। मैं एक्स की जगह पे वाई लिख दूं, यहां पे क्या फर्क पड़ेगा। लिख जैसे टाइम है, टाइम एक डमी वेरिएबल नहीं है, टाइम की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं यहां पे एक्स लिखूं, वाई लिखूं, ए लिखूं, बी लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जस्ट एक डमी वेरिएबल है। जैसे आपने फंक्शन के अंदर देखा होगा, फंक्शन के अंदर नॉर्मली आप लिखते हो एफ ऑफ एक्स, लेकिन x एक डमी वेरिएबल है, आपने फिक्स किया हुआ है ना, x इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, y आउटपुट को करता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप कितनी दफा आप देखोगे u v यूज हो रहा होता है, तो मैं यहां पे u लिख दूं। तो कहने का मतलब ही डमी वेरिएबल है, इस वेरिएबल चेंज करने से फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ा, फंक्शन वैसे का वैसे ही है, फंक्शन को फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह डमी वेरिएबल है जो आप नॉर्मली x लिख रहे होते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसको पढ़ते किस तरीके से वो चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले सिंबल देख लो किस तरह लिखेंगे। इस तरीके से आप लिख दोगे, ठीक है। मैंने बताया था अभी वॉवल वाले एग्जांपल में इतना अच्छा लगेगा नहीं सेट बिल्डर, अभी जो बाकी एग्जांपल दूंगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगा, लेकिन बेसिक आपके यहां पे क्लियर हो रही है सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते किस तरीके से, कि आप इसको पढ़ोगे इस तरह, सेट ऑफ ऑल एक्स। क्या पढ़ोगे, सेट ऑफ ऑल एक्स। इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट एक्स इज अ वॉवल। मतलब होता यह है कि आप ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इससे पहले आप यहां पे एक एक्स लिख रहे होते हो जिसको हम पढ़ते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स। उसके बाद आप बताते हो कि यार इस x की प्रॉपर्टी क्या है, मतलब x क्या है, आप बोलोगे x इज अ वॉवेल।
अब तक कहोगे हाँ एक्स वॉवेल है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या बनेगा, अगर टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो ये इसका मतलब बन रहा होता है। तो आप क्या लिखते हो, बाकी मैं नंबर्स में आप लोगों को सेट बिल्डर के डिफरेंट एग्जांपल देता हूं, तब आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बस बेसिक बात बतानी चाहिए, आपने सबसे पहले एक्स लिखा, उसके बाद एक वर्टिकल बार लगाते हो, उसके बाद आप प्रॉपर्टी बताते हो कि वो एक्स क्या चीज है। ठीक है, ये आपकी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक ही चीज है जिसको मैंने 3 तरीके से आप लोगों के सामने लिखा है। एक आखिरी पॉइंट क्लियर कर दो, फिर हम सेट बिल्डर के डिफरेंट एग्जाम्पल देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि सेट बिल्डर के अंदर सिंबल्स ही आप लिखोगे। सेट बिल्डर के अंदर इस तरह आप अल्फाबेट, इस तरह वर्डिंग भी लिख सकते हो जैसे आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी है। तो जरूरी नहीं होता कि सेट बिल्डर फॉर्म में बस सिंबल्स होने चाहिए, ज्यादातर सिंबल्स नजर आएंगे, लेकिन आप इस तरीके से लिख भी सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने सिंबल्स ही पूरे लिखने हैं। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी जहन में रखो अपने, जो अभी मैं आगे बातें बताने लगा हूं ना, वो सबसे पहली बात है सेट सिंबल। बहुत बेसिक बात है, लेकिन बच्चों को सेट के अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं उसका मतलब नहीं पता। तो पहले हम ये क्लियर करेंगे, उसके बाद मैं आपको सेट बिल्डर के डिफरेंट फॉर्म्स बताऊंगा कि यार वो सेट बिल्डर फॉर्म किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करोगे। कोई यहां तक सवाल है तो आप पूछ लो। अच्छा, यहां पे मैं क्या बताने लगा था, हाँ सबसे पहले सेट सिंबल बताने लगा था, ये अपने पास नोट कर लेना। इनके मतलब आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैलकुलस में काफी काम आती है। कैलकुलस में असल में डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो अगर सेट की टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो डोमेन रेंज के सिंबल्स में फंस जाओगे जाके। सबसे पहली बात, ये सिंबल्स आपको काफी नजर आते हैं, बताते जाओ, देखते हैं किस किस को कितने नाम, क्या कहते हैं इसको, बिलोंग्स टू, इसमें तो सब शेयर बन गए। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, हाँ देयर एग्जिस्ट। ठीक है, अभी कहां पे काम आएगा, ये कहीं ना कहीं आपका जिंदगी में काम आएगा। मैं सबके एग्जाम्पल तो नहीं दे सकता, कुछ के एग्जाम्पल तो कवर हो जाएंगे, लेकिन नोट करते जाना है इसको। इसी तरह का वर्टिकल बार आ जाए, या इसको मेरे ख्याल में कॉलम कहते हैं, 2 डॉट ये आ जाए, तो इसका मतलब तो होता है सच दैट। ये वर्टिकल बार मैं लिखी थी, अगर 2 डॉट भी लगे हो तो समझ जाना सच दैट की बात की जा रही है। तब उसके बाद कितने हैं मैंने अपने पास लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ सिंबल ऐसे हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में आप यूज कर रहे होते हो, कुछ सिंबल ऐसे हैं जो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर आप यूज करोगे, कि यूनियन का सिंबल, इंटरसेक्शन का सिंबल, और कुछ सिंबल ऐसे हैं वो बाद में हम देख लेंगे। अच्छा, और कौन सा सिंबल रह गया, अच्छा हाँ ये वाला बड़ा मशहूर है कैलकुलस के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। कहां पे काम आएगा हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, इसी तरीके से बिलफर्ज, अगर इसके ऊपर मैं एक लाइन लगा दूं इस तरीके से, इसका मतलब क्या होगा, नॉट बिलोंग टू। तो ज्यादातर इस पे भी लाइन लगती है। इसी तरह भी आप सबसेट का सिंबल देखोगे, जब इसके ऊपर लाइन लगती है समझ जाना नॉट सबसेट। तो लाइन का मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि चीज नहीं है, सही है। तो ये सिंबल जो मैंने बताया ना, ज्यादातर ये सिंबल सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, 2 सिंबल्स हैं जो लॉजिक के अंदर यूज होते हैं। लॉजिक एक बकायदा मैथ का पोर्शन है, मौका मिला तो वो भी बता दूंगा आप लोगों को इस कोर्स के अंदर। लॉजिक के अंदर काफी सिंबल्स होते हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 सिंबल्स की बात कर रहा हूं। वो एक सिंबल ये होता है और एक सिंबल ये होता है। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है एंड को, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है और को। सेट के अंदर नॉर्मली आप एंड और लिख देते हो, लेकिन मैं बता रहा हूं कि कहीं अगर आपको नजर आए ना तो घबराना नहीं कि अरे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पता होना चाहिए कि एंड और ये सिंबल जो है ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे सिंबल्स हैं जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में काम आएंगे। अब मैं आपको सिंबल जो बता रहा हूं ना, वो टाइप्स ऑफ सेट के अंदर काम आएंगे। क्या ये चीज किस सेट को रिप्रेजेंट करता है, मैं बाद में टाइप्स ऑफ सेट भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन जब बात चल रही है तो मैं यहीं पे लिखवा रहा हूं पूरा। सबसे पहले अगर बात की जाए इसकी, तो ये मेरे ख्याल में सबको पता होगा किसका सिंबल होता है, सबसेट का। अगर इस सिंबल की बात की जाए तो ये किसका होता है, प्रॉपर सबसेट का। अब जरा मुझे बताना ये वाला सिंबल किसका होगा, सुपर सेट का होता है। ठीक है, और इसी तरह अगर इस सिंबल को मैं इस तरह लिख दूं, उसके नीचे 9 लगाऊं तो ये हो जाएगा प्रॉपर सुपर सेट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप लोग भी पढ़ोगे, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट जो है ना, वो ऐसा कोई इसका सिंबल है नहीं, क्योंकि जब 2 सेट इक्वल होते हैं तो वो एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। तो आपको दैट्स वन का सिंबल नजर नहीं आएगा, नॉर्मली इसी से आप रिप्रेजेंट कर लेते हो सबसेट से, और आगे बता देते हो कि दोनों सेट इक्वल है। ये जब मैं बताऊंगा इम्प्रॉपर तब भी ये बात क्लियर कर दूंगा। अच्छा, इसी तरह ये वाला सिंबल, इसको आप फाई कहते हो, ये लिखा हुआ हो या ये करली ब्रैकेट लिखी हो जिसके दरमियान कुछ ना लिखा हो, और एक सिंबल मुझे पंजाब बोर्ड की बुक में नजर आया है, ये वाला। ये वैसे तो जर्मन सिंबल, जर्मन अगर आप देखो ना लैंग्वेज, उसके अंदर ये डॉट डॉट इस तरह लिखे हुए होते हैं। तो बाय द वे जो पंजाब बोर्ड की बुक है उसमें एम्प्टी सेट को इस वाले सिंबल से भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो भाई मैं तो आपको हर यूनिवर्सिटी की तैयारी करवा रहा हूँ, अगर नस्ट में अगर आ गया ये सिंबल तो क्या करोगे, इसलिए बेहतर है याद रख लो इसको।
तो आप इसको नल सेट भी कह सकते हो, एम्प्टी सेट भी कह सकते हो, एक और नाम भी होता है वॉइड सेट भी कह सकते हो। ये सब इसके नाम है। ज्यादातर तो आप एम्प्टी या नल सेट कह रहे होते हो, लेकिन डिफरेंट नाम है इसके। अच्छा जी, और कौन कौन से सिंबल हैं? टाइप्स ऑफ सेट में तो मेरे ख्याल में हो गया ये, ठीक है। बाकी कुछ जहन में आया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अच्छा, अब कुछ सिंबल हैं जो ऑपरेशंस में यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा रियल नंबर्स में ऑपरेशन होते थे ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। सेट के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं बहुत दफा तो आपने देखे हैं, जैसे मशहूर जमाना ये वाला सिंबल। अच्छा, एक और होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में यू को थोड़ा आप इस तरह लिखते हो, क्योंकि यू से मुझे याद आ गया यूनिवर्सल कि यूनियन में आप यू को इस तरह लिखते हो, जबकि यूनिवर्सल में ऊपर ना थोड़ा ये आपने बनाया हुआ होता है। तो ये भी यूनिवर्सल का सिंबल है। या पंजाब बोर्ड में मुझे नजर आया था एक एक्स लिखा हुआ था, तो ये उन्होंने यूनिवर्सल लिखा हुआ था। तो याद कर लेना इसको। वह आप लोगों के सेम लेवल पे तो यू से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिवर्सल सेट को, लेकिन खैर अगर आ जाए कहीं तो समझ लेना इसका मतलब ये है। तो बहरहाल ये रिप्रेजेंट करेगा यूनियन ऑपरेशन को, ये रिप्रेजेंट करेगा इंटरसेक्शन ऑपरेशन को। अच्छा जी, अगर किसी सेट के ऊपर छोटा सा सी लिखा हुआ हो या किसी सेट के ऊपर ये प्राइम लगाया हुआ हो, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। पढ़ेंगे इसके बारे में क्या होता है। इसी तरीके से अगर ये चीज आ जाए a माइनस बी, ये तो खैर आपको पता है डिफरेंस होता है, अब इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एक और सिंबल है जो बड़ा यूज होता है, बड़ा यूज तो नहीं होता लेकिन बहुत कम यूज होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इसका एक सिंबल ये है और एक सिंबल ये मुझे कहां पे मिला मुझे नहीं पता, शायद गूगल पे कहीं मिला था मुझे। वैसे तो सिमेट्रिक डिफरेंस का यही है, लेकिन एहतियातन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, आगे आप लोगों ने मैथ करनी है तो अच्छा जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हो ना, तो एक मैथ फॉर एग्जाम्पल आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कैलकुलस का, उस पर कोई एक ऑथर की बुक नहीं होती, डिफरेंट ऑथर्स की बुक होती है। अब हर ज्यादातर ऑथर्स ने अपने सिंबल यूज किए हुए होते हैं, तो आपको सिंबल्स ये, अब देखो ये बातें कोई नोट एक लेवल पे तो खैर कोई बताता भी नहीं है, ये बातें ऐसी हैं जो काम ना कहीं आपके आएंगी, तो बेहतर है सीख लो इसी लेवल के ऊपर, और मसला भी करती हैं ये बातें। तो ये सिंबल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादातर ये सिंबल आ रहा होता है डेल्टा, जिसको आप कहते हो ग्रीक अल्फाबेट्स में, तो ये लिखा हुआ है, इसको आप बोलते हो सिमेट्रिक डिफरेंस। अब नॉर्मल डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या फर्क होता है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोग देख लेना। अच्छा, ये और कोई रह गया? हाँ, एक पावर्स। अच्छा, यहां पे एक और लिख लो, पी ए। पी ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ सेट ए। किसी भी सेट का पावर सेट निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर सेट ए है उसका पावर सेट निकाल रहे हो तो उसको आप रिप्रेजेंट करते हो पी ए से। अच्छा जी, और क्या है? अच्छा, जो ए माइनस बी है ना, इसका एक और सिंबल है जो मुझे एमसीक्यूज में नजर आता था, मेरे ख्याल में किसी ना किसी बुक में आया होगा, वो भी ये वाला है। एक तो होती है ना, इसको मेरे ख्याल में फॉरवर्ड स्लैश कहते हो, और एक होती है बैकवर्ड स्लैश। तो ये स्लैश आप यूज करते हो डिवीजन के लिए, अगर आप लोगों को याद हो, दो नंबर को डिवाइड करने के लिए आप यूज किया करते थे। जबकि इस तरीके की स्लैश आए ना, और आपको पता हो कि यार ये दोनों जो है ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब होगा कि ए माइनस बी को लिखने का ये तरीका होता है, तो जहन में रखना है इसको। ये एमसीक्यू लेवल पे अगर आ गई बात, नहीं पता होगी तो क्या करोगे? अच्छा जी, एक और चीज होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये भी एक ऑपरेशन है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो इसको आप क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हो। वेक्टर्स के अंदर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता था, नंबर्स के अंदर आप इसको मल्टीप्लीकेशन कहते थे, सेट के अंदर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हो, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हो। भाई मेरी टीचिंग जब मैंने स्टार्ट की थी ना, तो एक चीज तो मैं स्टूडेंट को हमेशा बताता हूँ, यार कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि रियल लाइफ, अब देखो मैथ को थोड़ा रियल लाइफ से कनेक्ट करो ना, मजा आएगा। कि रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा, जब किसी मुखालिफ को आपने उसकी बेइज्जती करनी है ना, तो उसकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप उठा के आप बता देते हो यार उसने ये बात बोली, उसने ये बात बोली, फलाना ने ये बात बोली, कॉन्टेक्स्ट नहीं आप दिखा रहे होते। तो वही चीज है कि मैथ के अंदर कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे रियल लाइफ होती है मैथ के अंदर भी है। जैसे आप एक सिंबल देखोगे, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। बल्कि लिखवा देता हूं कि ये लिखा हो या एन ए लिखा हो या ओ ए लिखा हुआ हो, इन सब का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। भाई सेट ए के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इसको लिखने के तीन तरीके हैं। ज्यादातर ये तरीका भी है, लेकिन आप ये वाला तरीका भी देखोगे, एन वाला तरीका भी देखोगे, तकरीबन सभी आपको पता होने चाहिए। अब ये जो स्पेसिफिक सिंबल है ना, ये बड़ा काम की चीज है। अब कॉन्टेक्स्ट बड़ा मैटर करता है। अगर ए यहां पे नंबर है, तो ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, जल्दी से बताओ ना। एब्सोल्यूट वैल्यू को, ये अच्छा वर्ड है, मॉडुलस भी कह सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
अब अगर मैं आपको बोलूं ए जो है वो यहां पे कोई वेक्टर है, तो अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को करेगा। अगर मैं आपको बोलूं ए जो है वो कोई मैट्रिक्स है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिटरमिनेंट को करेगा। अब देखो सिंबल एक ही है, आप फर्क कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड कर रहे हैं ए क्या चीज है। इसके अलावा एक और चीज भी होती थी, मेरे ध्यान से निकल गई है शायद, कहीं और भी सिंबल यूज होता है, अब पता नहीं कहां पे होता है। सेट के अंदर भी तो है, सेट का तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को कि अगर ए सेट है तो उसका मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट को। चलो चार मतलब ही आप ले लो, देखो ए के सिंबल है लेकिन चार चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। एक एग्जांपल मैंने यहां पे भी दिया है, अगर ए और बी वेक्टर्स हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी अगर नंबर्स हैं तो ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए और बी सेट है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक ही चीजें तीन मतलब है इसके। कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथ के बच्चे हो ना, अगर कॉन्टेक्स्ट की अहमियत यहां पे समझ आ गई ना, तो कभी किसी के साथ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हरकत नहीं करोगे आप लोग। ये बातें अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में सिंबल्स खत्म हो गए मेरे पास, और कोई सिंबल नहीं है। अच्छा देखो, अब जरा सेट बिल्डर फॉर्म पे आ जाओ। देखो मैं आप लोगों को थोड़ी मॉडिफिकेशंस बता रहा हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म डिफरेंट तरीके से आ सकती है, सब तरीके आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म की। बेसिक्स अगर आपके पास लिखा हो, अच्छा एक एक सेकंड, सेट की मैं आपको नोटेशन बता देता हूं, ये नोटेशन बाद में भी काम आएगी, मतलब पता ही होगा आपको, लेकिन थोड़ी सी नो हाउ मैं आप लोगों को दे रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल सेट को लिखने का तरीका क्या होता है कि आपने कर्ली ब्रैकेट लगाई, एलिमेंट्स लिखे। अब बिलफर्ज अगर आपके एलिमेंट्स, आपको पता है कि मैं किसी इनफिनिट सेट की बात कर रहा हूं, इनफिनिट सेट मतलब जो चलता जाता है, तो आप क्या लिखते हो? आप शुरू के तीन चार एलिमेंट लिखते हो कि पैटर्न आपको पता चल जाए, उसके बाद आप क्या करते हो? डॉट 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 लगा देते हो। ये तीन डॉट हम लगाते हैं, स्टैंडर्ड है, इसको आप इलिप्सिस कहते हो। ELLIPSIS, इलिप्सिस इसको आप कह रहे होते हो। स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो ये तीन डॉट लिखते हैं। ये जो मजे कर लोगों को मजा आ रहा था, डॉट 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 लगा रहे थे, पांच छह डॉट तो लगाए में, ये तरीका नहीं होता। तीन डॉट आप लगाते हो, स्टैंडर्ड है, जो रिप्रेजेंट करता है कि यार ये पैटर्न इनफाइनाइट तक आपका जा रहा है। लेकिन अब जहन में रखना कि तीन डॉट हमेशा इनफिनिट की अंदर यूज नहीं होंगे, ये किसी फाइनाइट सेट के अंदर भी यूज हो सकते हैं। आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरी लाइन देखनी क्या लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी एक इनफिनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं सिंपल ये लिख दूं तो अभी इनफिनिट नहीं है, अभी ये तो फाइनाइट सेट है जिसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं। तो अब सवाल है कि मैंने डॉट 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 क्यों लिखे थे? आसानी के लिए। अब मैं पागल हूं कि टेबुलर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाह रहा हूं तो मैं 100 एलिमेंट्स को लिस्ट बना के लिखूंगा? इतना फारिग टाइम है मेरे पास नहीं। मैं क्या करूंगा? बीच में डॉट्स डाल दूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये पैटर्न पूरा चलता जा रहा है, अप टू कहां तक? 100 तक जा रहा है। तो अभी इनफिनिट सेट नहीं होगा, ये फाइनाइट ही कंसिडर होगा। तो सेट को इनको आप एलिमेंट्स कहते हो, सेट को रिप्रेजेंट आप कैपिटल लेटर से करते हो। ये थोड़ी थोड़ी बातें। खैर, अब आ जाओ कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं, कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे नंबर्स जो 0 से ग्रेटर हों, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? सबसे बेसिक तरीका ये है। अब एक तरीका था लिस्ट फॉर्म में लिखो 0 से ग्रेटर नंबर सबको, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी मसला क्या होगा लिस्ट फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो। ये सेट बिल्डर फॉर्म में सिंपल इसको पढ़ोगे किस तरीके से कि A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन 0, ये एलिमेंट। लेकिन इसके अंदर एक मसला है, इसके अंदर एक मसला ये है कि आपको नहीं पता कि x यहां पे क्या है। x नेचुरल है, x रैशनल है, x रियल है, x क्या है? तो देखो बाय डिफॉल्ट जब ये लिखा जाए ना, तो उसका बाय डिफॉल्ट मतलब लिया जाता है कि रियल नंबर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जब भी ये सेट की फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, हम नॉर्मली नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आप यूज करते हो, लेकिन ज्यादातर रियल नंबर्स के अंदर बात हो रही होती है। कैलकुलस में आपने देखा होगा रियल नंबर्स के अंदर बात हो रही होगी, ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा रियल नंबर्स के अंदर बात हो रही होगी। तो मेजोरिटी जब आप मैथ पढ़ते हो ना, तो रियल नंबर्स के अंदर ही बात की जा रही होती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मेंशन ना किया हो ना कि एक्स क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसका मतलब लेते हो कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ऐसे रियल नंबर जो 0 से ग्रेटर है। अब मुझे बताओ, क्या रियल नंबर्स को आप लिस्ट फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। बच्चों रियल नंबर इतने बड़े हैं ना, ये अभी मैं थोड़ी देर बाद पॉइंट क्लियर करना था, रियल नंबर्स इतने ज्यादा हैं कि आप उसको टेबुलर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। जैसे आप नेचुरल नंबर को लिख सकते हो, होल नंबर को लिख सकते हो, रियल नंबर्स को आप सेट की टेबुलर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, क्योंकि इतने ज्यादा हैं, आप लिस्ट बना के लिख ही नहीं सकते उनको। इस बात को मैं बाद में भी थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्या होगा? रियल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हो कि x यहां पे रियल नंबर नहीं है, x यहां पे इंटीजर है, या x यहां पे होल नंबर है, या इवन आप स्पेसिफाई भी करना चाह रहे हो कि x यहां पे रियल है, तो फिर आप क्या लिखते हो? फिर आप स्लाइड सा चेंज करते हो, आप इसको इस तरह लिखोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 0।
अच्छा, ये सच दैट के बाद भी आप मेंशन कर सकते हो कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन इतना अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो आप वर्टिकल बार से पहले ही स्पेसिफाई करो कि s जो x है ना, वो किस मेंबर से बिलोंग करता है, मतलब वो कौन से सेट का मेंबर है, चाहे वो रियल नंबर का है, नेचुरल का है, किसका है, तो वो आप पहले स्पेसिफाई कर दोगे, उसके बाद आप प्रॉपर्टी बताओगे इसको। तो इसको इस तरह समझो कि वर्टिकल बार से पहले आप बताते हो मेंबरशिप कि यार ये किससे बिलोंग कर रहा है, और वर्टिकल बार के बाद आप बताते हो कि यार उसकी प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो 0 से ग्रेटर है, क्या वो 10 से ग्रेटर है, उसके बाद आप ये पूरा स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो मैं आप लोगों को सारी बताता जा रहा हूं। अब अगर आप लिस्ट फॉर्म में लिखना चाहो नहीं लिख सकते, रियल नंबर को लिस्ट फॉर्म में नहीं आप लिख सकते, लेकिन डिफरेंस अगर मैं ये कर दूं इस तरीके से, z का मतलब इंटीजर होता है, तो अब इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, इंटीजर्स x जो है वो 0 से ग्रेटर है, 0 के बराबर नहीं है। भाई 0 से ग्रेटर पहला इंटीजर कौन सा, 1 है, तो 1 2 3 ऑनवर्ड सारे नंबर जो हैं वो इस सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, अब जरा एक और मॉडिफिकेशन देखते हैं। कभी सेट बिल्डर के अंदर ना सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप कहते हो कि यार किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्वायर हैं, या उस एलिमेंट के अंदर जो सेट है वो क्यूब है। कहने का मतलब इस तरह लिख दिया जाएगा फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें आप बताना क्या चाह रहे हो, आप बताना चाह रहे हो कि जो सेट ए है ना इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो स्क्वायर हैं, सच दैट किन एलिमेंट का आप स्क्वायर कर रहे हो, आप इंटीजर्स का स्क्वायर कर रहे हो, मतलब सारे इंटीजर्स का आप स्क्वायर कर रहे हो, तो वो एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग कर रहे होंगे। मतलब इसका क्या बनेगा, अगर आप लिखना चाहो तो आप इस तरह लिख सकते हो, देखो इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं सारे, आपने क्या करना है, आपने उन सब इंटीजर्स का स्क्वायर करना है। सबसे पहले 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह ये सारे स्क्वायर चलते जाएंगे। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9। तो खैर इसके अंदर रिपीट हो रहे ना, तो आप बस यही वाले लिखोगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का भी आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो उसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह बनेंगे सेट के अंदर। अब सेट बिल्डर फॉर्म दी, लेकिन आपने इसको कन्वर्ट किया टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, बिल्कुल अगर आप यहाँ पे कहते हो मैं क्यूब कर रहा हूं, अब क्यूब के अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी नेगेटिव का क्यूब करते हो तो रिजल्ट में नेगेटिव ही आता है, तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव वाला पार्ट भी कि -1 का क्यूब -1, -2 का क्यूब -8, -3 का क्यूब -27, और ये पैटर्न यहां चलता जा रहा है। इसी तरीके से 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 9 का क्यूब 27, ये वो सारे एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर मौजूद होंगे। तो देखो कहीं पे आपने सिंपल एक्स नहीं लिखा, सिचुएशन ऐसी बनी कि आपने सबसे पहले शुरू में एक पैटर्न बता दिया कि यार ये एक पैटर्न है जो सेट के अंदर चला हुआ आ रहा है। क्या पैटर्न है कि हर एलिमेंट का आप क्यूब कर रहे हो, और उसके बाद फिर आपने बता दिया कि यार ये किस मेंबर से बिलोंग कर रहा है, भाई इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो सेट बिल्डर फॉर्म से आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। मैं नहीं लिखूंगा ना उसको, मुझे सेट बनाना है ना। अगर किसी ने बोला ये सेट है ऐसे नंबर्स का जिनका स्क्वायर अगर मैं करूं, मतलब इंटीजर्स का मैंने स्क्वायर करना है, तो आपको पता है जब आप 1 का स्क्वायर करो या नेगेटिव का स्क्वायर करो आंसर 1 ही आएगा, और आप इसको सेट बोल रहे हो, इसका मतलब आपको सेट बनाना है। तो फिर रिपीटिशन अगर कर दोगे, अच्छा इसी को ध्यान में रखो, अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते ना तो कितनी दफा ये नहीं बोला जाता यार ये सेट ही नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में पता क्या करते हैं, जो रिपीट एलिमेंट होते हैं उनको हटा देते हैं और उसको सेट बना देते हैं। तो ये कोई ऐसा इतनी स्ट्रिक्ट बात नहीं है जो फॉलो होती है कि यार अगर रिपीट हो गया तो आपका और तो ये सेट ही नहीं है। वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करता है, अगर आपसे सवाल ही पूछा जाए कि यार ये सेट है या नहीं, तो फिर तो जाहिर सी बात है आप उसको बोलोगे सेट नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जब आप एग्जाम्पल दी जाती है या सिंप्लीफिकेशन की जाती है तो जो रिपीटेड वाले एलिमेंट उनको हटा दिया जाता है। लेकिन ये बात वैलिड है, अगर आपसे बोला जाए कि सेट है या नहीं, तो एमसीक्यूज में अगर ऑप्शन लिखा हुआ है कि सेट नहीं है तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ये एमसीक्यूज के हिसाब से बता रहा हूं, ऐसा आता नहीं है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बिल्कुल अगर आपको ये बात बोली जाती है कि सेट है या नहीं है, तो आप कह सकते थे कि सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगेन ये बात आप लोगों के लेवल पे कहीं मैंने देखी नहीं है, ना कोई पूछेगा। ये वो चीजें हैं जो हल्के फुल्के स्टैंडर्ड है कि कोई किसको क्या यूज करता है, कोई किसी को कुछ यूज करता है। तो इसमें अगर जाओगे ना तो जहन में कंफ्यूजन आती है, लेकिन हर बंदा अलग चीज को फॉलो कर। मैंने बताया कि कितने ऑथर्स हैं जो डिफरेंट बात को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं। हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसे फॉर्मूले पढ़े कि जिसमें एक्स्ट्रा चीज किसी एक फॉर्मूले में लिखा हुआ 1/2 पाई, और सेम ऑथर ने जब वो फॉर्मूला यूज किया तो उसने 1/2 पाई नहीं लिखा। और ये काफी नॉर्मलाइज बात है यूनिवर्सिटी लेवल पे कि यार इस वाले ऑथर को पसंद नहीं है 1/2 पाई, इसको पसंद है। ये फॉर्मूला मैं आपको 4 ईयर सीरीज का बता रहा हूं, एक टॉपिक आएगा बाद में।
तो अब देखो हर बंदे का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, लेकिन मैं एग्जांपल दी है कि अगर सवाल ही ऐसा आ जाए कि यार ये सेट है या नहीं, तो आप ये बता सकते हो भाई ये सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। ठीक। अच्छा, इसी की एग्जांपल मुझे एक और मिली थी, ये जो है ना इसकी एग्जांपल एक ये आपने कहीं ना कहीं देखी होगी। ये जब आप किसी टेबल मल्टीपल्स दिखना चाह रहे हो ना किसी नंबर के, फॉर एग्जांपल 2 के मल्टीपल्स, 3 के मल्टीपल्स, जिसको बचपन में टेबल कहते थे आप, तो वहां भी बात आपको नजर आएगी ये चीज। तो अगेन आप यहाँ पे, अच्छा नॉर्मली हम n यूज करते थे, आप x भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। मैंने बताया डमी वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इस ए सेट की अगर आप बात करो, ये सेट क्या है? ये सेट बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप किसका, हाँ इवन नंबर्स का सेट आप कह सकते हो, इवन इंटीजर्स का। कि ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने भी इंटीजर्स हैं आप उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फॉर एग्जांपल अगर आप पॉजिटिव इंटीजर की बात करो तो 1 2 3 है, इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 4। अगर लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा, 2 4 6, और इस तरह पैटर्न चलता जाएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करो, -1 को 2 से करो, -2 -4 -6, इस तरह चलता जाएगा। तो ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन वही डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है, पहले आपने पैटर्न बता दिया। पैटर्न क्या है? ये वाला पैटर्न है। अच्छा वो किससे बिलोंग कर रहा है? वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो ये थोड़े बहुत फर्क हैं जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में नजर आते हैं। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है जो सेकेंडरी लेवल पे आपने पढ़ा था, लेकिन अब सेट है तो यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं मैं बात। वो क्या है? इंटरवल नोटेशन। याद होगी सबको, जिसने एटलीस्ट मुझसे पढ़ा हुआ उसको तो याद होनी चाहिए। इंटरवल नोटेशन, इंटरवल नोटेशन का मतलब क्या होता है? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ये चीज लिखूं, अब अगेन कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर मैं आप लोगों को पॉइंट के अंदर बताता ना, तो मतलब अगर हम ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे होते तो आप बोलते कि सर एक पॉइंट है जिसकी x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। अभी आप लोग सेकेंडरी कर आए हो, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता था। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं यार कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की जा रही है, तो आप बोलोगे यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका था ये। अगर आपको याद हो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस बी आयोटा, उसको ब्रैकेट की फॉर्म में इस तरह आप लिखते हो। तो अगर बात कॉम्प्लेक्स नंबर की हो रही है तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। बात अगर ज्योमेट्री की हो रही है तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर बात यहां पे सेट के अंदर हो रही है या इंटरवल के अंदर, कैलकुलस के अंदर आप कह लो, तो ये चीज रिप्रेजेंट सेट के अंदर करोगे। वैसे सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होता है ये, कैलकुलस अच्छा वर्ड है। कैलकुलस के अंदर अगर आप डिस्कस करोगे ना, तो ये चीज कहलाती है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है कि किसी दो एलिमेंट्स, किसी दो नंबर्स के दरमियान सारे नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम्पल देता हूं, ये इनइक्वालिटीज में बात लिखी है। क्या मतलब है इसका कि x जो है वो 2 से ग्रेटर है या 2 के इक्वल है, और x जो है वो 4 से लेस है या 4 के इक्वल। इसका मतलब क्या है? 2 और 4 के दरमियान सारे नंबर्स, इसका मतलब रियल होता है। यहां पे बाय डिफॉल्ट इसका मतलब रियल की बात की जा रही होती है कि ऐसे सारे रियल नंबर जो 2 और 4 के दरमियान है। अब इस बात को अगर आप थोड़ी आसानी में लिखो तो आप इस तरह लिख दोगे। तो याद रखना, राउंड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि वो चीज शामिल है। जैसे सॉरी, वो चीज शामिल नहीं है। जैसे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाई है ना, इसका मतलब ए और बी शामिल नहीं है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट है कि x 2 से ग्रेटर है और 4 से लेस है। इक्वालिटी वाला केस नहीं है यहां पे। तो आप लोगों को मैं क्या बता रहा था कि जो राउंड ब्रैकेट है ये रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी एलिमेंट आपका शामिल नहीं है। जैसे a शामिल नहीं है, b शामिल नहीं है। जबकि स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है कि वो नंबर जो है वो शामिल है उसके अंदर। जैसे 2 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। अब एक इंटरवल नोटेशन है, इसको सेट की लैंग्वेज में आप किस तरह समझोगे? सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है a कॉमा बी, सेट की लैंग्वेज में आप इसको किस तरह रिप्रेजेंट, क्योंकि एक सेट को रिप्रेजेंट करता है ना भाई। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स। तो वही तो है आपके पास, a से लेकर b तक सारे नंबर्स की बात की जा रही है ना। तो सेट है सिंपल। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x जो है वो a से ग्रेटर है और b से छोटा है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि इस वाली नोटेशन में रियल नंबर वाली कहानी डिस्कस नहीं की ना आपने। आपने बोला बाय डिफॉल्ट इसका मतलब है कि x रियल है, लेकिन इस वाली लैंग्वेज में आपको एग्जैक्टली क्लियर है कि x रियल है सच दैट x a से ग्रेटर है और b से छोटा है। तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि यार इसके अंदर वो सारे एलिमेंट है जो a और b के दरमियान होंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, a b आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखना, a हमेशा लेस होगा b से, मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बनेगी। 2 से लेके 1 तक नहीं, इसकी सेंस नहीं बनेगी। छोटे नंबर से लेके बड़े नंबर तक की आप बात करते हो तो 1 से लेके 2 की सेंस बनेगी, 2 से लेके 1 की कोई सेंस नहीं बन रही होगी वहां पे। ध्यान में रखना, a हमेशा छोटा होगा और b जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा।
अच्छा, मेरे पास अगर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, अभी आप लोग खुद लिख लेना, मेरे पास टाइम जाया होगा, मैं यहीं पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूं, अब इसका मतलब क्या है, ए से लेके बी तक सारे नंबर्स जिसमें ए शामिल नहीं है, बी शामिल है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह लिखोगे यहां पे कि एक्स बी से कम तो है, लेकिन साथ साथ वो क्या होगा, इक्वल भी होगा। बिल्कुल, अगर ये चीज आ जाए, ये तो अभी बताई थी कि इसका मतलब अब ए और बी दोनों बराबर हैं, तो आप ये चीज लिख दोगे। बिल्कुल, अगर आपके पास ये चीज आ जाए तो इसका मतलब बी शामिल नहीं है अब, तो आप ये लिख दोगे। तो सब मॉडिफिकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इस वाले में इंफिनिटी भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज आ जाए, ठीक है। अब अगेन ए छोटा होगा, क्योंकि दूसरा नंबर बड़ा होता है, ये वाला नंबर छोटा होता है, तो ए कोई भी हो सकता है, 1 2 3 नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट एक्स जो है वो ए से ग्रेटर है और इंफिनिटी से छोटा है। मतलब ए और इंफिनिटी के दरमियान सारे रियल नंबर्स। बिल्कुल, अगर ए यहां पे 2 है, इसका मतलब 2 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स जो हैं वो इस सेट में मौजूद होंगे। याद रखना, इंफिनिटी के साथ कभी भी आप ये चीज नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है। इंफिनिटी एक कॉन्सेप्ट है कि आप एक इनफाइनाइट तक जा रहे हो, वो कोई नंबर नहीं है जिसको आप बोलोगे इंफिनिटी एक रियल नंबर है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो कभी भी आप इंफिनिटी पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देखोगे, क्योंकि जब वो कोई नंबर ही नहीं है तो आप शामिल कैसे करोगे इसको? शामिल तो आप नंबर्स को करते हो, लेकिन ए के साथ आप देख सकते हो, बिल्कुल इस तरह आ सकता है। अगेन वही मतलब होगा कि एक्स ग्रेटर है ए से और इक्वल है ए के, ठीक है। और आखिरी क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल दोनों इसका इस तरह भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल चलो मैं तीसरे में यही लिखवा देता हूं, नेगेटिव इंफिनिटी से फॉर एग्जाम्पल ए तक। अब फॉर एग्जाम्पल ए कोई भी नंबर हो सकता है, ए फॉर एग्जाम्पल 2 है, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक। कहने का मतलब 2 से सारे छोटे नंबर, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 का मतलब 2 से सारे छोटे नंबर की बात हो रही है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है? जब आपको पता चल रहा है कि ए से सारे छोटे, जैसे इसमें इतनी लंबी करने की आपको क्या जरूरत है? आप इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो इस तरीके से, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अब एज्यूम कर लो ए कोई भी नंबर था, ए फॉर एग्जाम्पल 2 था, तो इसका मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। 2 से ग्रेटर अप टू इनफाइनाइट तक जाओगे आप, तो आसानी में आप इस तरह भी लिख सकते हो। इसी तरह इसको आप क्या लिखोगे कि x इज लेस देन ए। इसका मतलब a से कम होना चाहिए। कहां तक कम होना चाहिए भाई? नेगेटिव इंफिनिटी तक जाते रहो। पीछे, अगर मैं पीछे आने की बात करूं कि a फॉर एग्जांपल अगर 2 है, तो 2 से सारे पीछे नंबर वो इसके अंदर आएंगे ना, तो 2 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो सब इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो टाइम बचाने के लिए। और एक आखिरी चीज कि अगर दोनों इंफिनिटी आ जाए तो इसमें लंबी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो रियल नंबर। नेगेटिव इंफिनिटी से इंफिनिटी का मतलब सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, जीरो, हर नंबर इसके अंदर शामिल है। तो सिंपल इसका मतलब होगा रियल नंबर। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के लंबी करो, छोड़ो, डायरेक्ट आप इस तरह लिखोगे, ये मतलब होगा इसका। तो जहां पे मैंने सेट करवाया, ये सेकंड का कुछ टॉपिक था छोटा सा, ये आपको पता होना चाहिए। दोबारा मैं इसको क्लियर नहीं करूंगा। अब ये वो बेसिक्स हैं जो आपको बाकी चैप्टर्स में काफी काम आएंगी, तभी मैंने इस चैप्टर को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि ई कैट लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको बार बार मिलेगा, तो तभी मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ सारी बातें। अच्छा, अब जो मैंने आप लोगों को बताया है ना, वो थोड़े सेट है। अभी अगेन ये बेसिक बात है, लेकिन ये बेसिक भी बच्चों की क्लियर नहीं है। कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप लोगों को, और उनके सिंबल आमतौर पर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स में देख लेते हैं हम। अगर आप लोगों को पता है, चलो अच्छी रिवीजन हो जाएगी, अगर नहीं पता तो चलो सीख लो। सबसे बेसिक पहला नंबर जो इंसान ने निकाला था उसको आप कहते हो नेचुरल नंबर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो एन से। सबको यहां पे पता होगा ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अच्छा, आप लोगों की नॉलेज के लिए बताऊं, कितनी, अब ये अगेन ऑथर्स को कीड़ा है, कितने ऑथर्स जीरो को नेचुरल नंबर के अंदर शामिल करते हैं? यकीन नहीं आता, सर्च करके देख लो। लेकिन एक बड़ी अच्छी नोटेशन मुझे मिली थी, मैं वो वाली यहां पे लिखवा देता हूं। दूसरा जो है ना, वो होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर को नॉर्मली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन मैंने इसका एक और सिंबल देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इसका सिंबल ये बताया। इसका मतलब अगर खाली नेचुरल लिखा हुआ हो तो इसका मतलब उसके अंदर जीरो शामिल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नेचुरल के नीचे जीरो लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके अंदर जीरो को इंक्लूड किया है। तो अगर ये सिंबल लिखा हुआ है तो इसमें आपको कुछ शक नहीं होगा, आपको पता है यार जीरो शामिल है। तो ये मुझे अच्छी जगह लगी थी, दैट्स व्हाई मैंने लिखवा दिया। तो अगर होल नंबर बोले या एन जीरो बोले, इसका मतलब यही है कि ऐसे नेचुरल नंबर जिनके अंदर आपने जीरो को भी इंक्लूड कर दिया।
तो ये होल नंबर का सेट हो गया। ठीक है, अच्छा नेचुरल नंबर या होल नंबर के बाद ना आपके पास, अभी मैं पॉजिटिव नंबर्स की या जीरो की बात कर रहा हूं, अभी नेगेटिव नंबर्स में नहीं हम जा रहे। कुछ मजीद सेट है जो बेसिक लेवल पे आप पढ़ते थे। सबसे पहले इवन ऑड आप पढ़ते थे। इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे? जीरो, जीरो बाय द वे इवन नंबर है। जीरो के बारे में कंफ्यूजन बच्चों को बहुत होती है। जीरो इवन नंबर्स की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होता है। यकीन नहीं आता, सर्च करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। जीरो एक इवन नंबर है। जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। जीरो के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए, जीरो न्यूट्रल है। इमरान खान वाला न्यूट्रल नहीं, वो तो कुछ जानवर बन जाएगा। जीरो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है तो आप इसको न्यूट्रल कह सकते हो। लेकिन अगर इवन ऑड की बात की जाए तो जीरो एक इवन है। इसकी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है कि भाई पहले इवन आता है, फिर ऑड आता है, फिर इवन, फिर ऑड। ऐसा नहीं हो सकता दो ऑड एक साथ आए में हो या दो इवन एक साथ आए में हो। तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल बात करो कि 3 एक ऑड नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, तो असूली तौर पे क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो जीरो को आप इवन नंबर कह रहे होते हो। और वैसे भी एक और डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए 2 से तो वो इवन होता है। तो 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो खैर बाकी जवाब भी आपको मिल जाएंगे। 0 एक इवन नंबर है, तो ये बेसिक बात इवन ऑड की आपको तो पता होनी चाहिए। अच्छा, एक होते हैं इवन ऑड नंबर्स जिनको आप पॉजिटिव लिया करते थे। एक होते हैं इवन ऑड इंटीजर्स। जब इंटीजर्स की बात की जाती है इसका मतलब नेगेटिव भी आ गया, मतलब -2, -4, -6, ये भी सब इवन कहलाए जाएंगे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आपने कुछ पढ़े थे प्राइम नंबर्स, कि ऐसे नंबर्स जो जिनके दो फैक्टर्स हो। फैक्टर्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन में लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि 13 प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 13 को मैं इसी तरीके से लिख सकता हूं, इसके अलावा मैं नहीं लिख सकता कि 1 × 13। दो ही फैक्टर है इसके, 1 और 13, मतलब एक अपना आप और एक 1, ये दो फैक्टर है इसके। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखूं 24, क्या मैं 24 को एक ही तरीके से लिख सकता हूं? नहीं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या होगा 2 × 12, एक तरीका क्या होगा 3 × 8, एक तरीका क्या होगा 4 × 6। तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर बन रहे हैं इसके। तो अगर किसी भी नंबर के दो फैक्टर हो, एक अपना और एक 1, तो उसको आप बोलते हैं प्राइम नंबर। और किसी नंबर के अगर दो से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाया जाएगा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हमने बहुत बच्चे लेवल की चीजें सीखी। अच्छा, इनका आप प्राइम नंबर को पी से लिख देते हो आप। पहला प्राइम नंबर 2 है। अच्छा, ये बड़ा मशहूर एमसीक्यूज था। मैंने एक जगह पे देखा था, मशहूर तो नहीं है खैर, एक जगह देखा था मैंने कि ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन हो। 2 2 एक वाहिद प्राइम नंबर है जो कि इवन है। बाकी कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। काफी अच्छी बात है, 2 को काफी अहमियत हासिल है। तो एमसीक्यूज में एक दफा आया था तो मैंने कहा यही पे क्लियर हो जाए। इसका कंपोजिट की बात करो, कंपोजिट तो खैर बहुत ज्यादा है। 4 से आप स्टार्ट करोगे, 4 कंपोजिट है। जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट होगा, लेकिन 1 को हटा के 1 कंपोजिट नहीं है, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है। तो कंपोजिट के लिए 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा होने चाहिए। तो 1 को हटा के प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। बना लेना उसका भी एक सेट। फिर इवन का बता दिया, ऑड का बता दिया, तो ये बेसिक बातें आपको आनी चाहिए। फिर जो असल सेट है वो है इंटीजर्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। इंटीजर्स को समझते हैं आई से लिखते हैं। इंटीजर्स का सिंबल जेड होता है। इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर 3 किस्म के नंबर्स होते हैं। एक तो सबसे पहले 0 होता है, एक होते हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, और एक होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। ये 3 किस्म के नंबर्स। यार हम कह लें कुछ भी, जब बाकी ऑथर कुछ भी कह रहे हैं तो मैं भी कह सकता हूं भाई। नहीं, इसको कहा जाता है नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लेकिन अगर तुम बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया, नहीं भाई नेचुरल नंबर को अगर किसी ने नेगेटिव बोला तो मैंने उसको कुछ कहना है, क्योंकि ये बातें कोई गलत नहीं मानी जाएंगी। कितनी जगह पे तुम देखोगे लिखा होगा नेगेटिव नेचुरल नंबर, कितनी दफा लिखा होगा नहीं। खैर मर्जी तुम्हारी, जो बोलना है बोल लो, कोई ऐसा झगड़ा करने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ये पॉजिटिव नंबर आगे, नेगेटिव नंबर आगे 0, क्योंकि वैसे डिफाइन करना फिर मुश्किल हो जाएगा ना। फिर आपको एक और डेफिनेशन भी लगानी पड़ेगी यार, कि पॉइंट में नंबर ना हो, डेसिमल में ना हो। मतलब बच्चे बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, उसके अंदर तो फ्रैक्शंस भी आ जाती हैं, उसके अंदर डेसिमल भी आ जाता है। फिर आपको साथ लगाना पड़ेगा कि यार वो डेसिमल भी ना हो। तो इससे आसान डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, 0। तो ये थोड़ी आसान हो जाती है। खैर, सिंबल भी देख लिया आपने। अच्छा, उसके बाद अगेन वही इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर आपको पता होना चाहिए। ऑड इंटीजर, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन, इस तरह आप करते रहे ना। अच्छा, अब आ जाओ, अब है बड़े सेट। और जैसे ही बड़े सेट आएंगे ना, तो आप फौरन टेबुलर फॉर्म से निकल के सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाओगे। वही कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू का क्या मतलब, क्या बताना चाह रहा हूं
कि x ऐसे नंबर्स हैं, मतलब मैं प्रॉपर्टी बताते हैं ना आप यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी क्या है कि वो सारे नंबर जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो। p अपॉन q का मतलब इन नंबर्स को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आप मजीद बताओगे वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। अच्छा यहां पे मैं आपको जल्दी से ना रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर के दरमियान फर्क बता देता हूं, जल्दी से लिखवा नहीं रहा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक्स ही आप लोगों को बात क्लियर कर देता हूं। दो नंबर्स नंबर्स जो है वो दो फॉर्म में आपके पास आएंगे, या तीन फॉर्म आप कह लो। पहली फॉर्म क्या होगी, फ्रैक्शंस की फॉर्म में आएंगे। अब फ्रैक्शंस की फॉर्म में कैसे पहचानोगे कि यार रैशनल है या इररेशनल है, बेसिक सी डेफिनेशन बस क्लियर कर लो। बेसिक डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो इस तरीके से कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते कि दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो, उनको आप बोलोगे इररेशनल। क्या मतलब हुआ इसका, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 2/3, आपके पास लिखा हुआ है 1/4, आपके पास लिखा हुआ है -2/11, ये सब जो है ये रैशनल है। क्यों, क्योंकि आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है इन्हें, और दूसरी बात न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर है, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो इररेशनल क्या हुए, फॉर एग्जाम्पल √2/3 आ जाए, √6/8 आ जाए, ये वो सब नंबर है जो इररेशनल है। क्यों, फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिखे हुए, कोई मसला नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए। क्या √2 यहां पे इंटीजर है, √2 इंटीजर तो नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये इररेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। सिर्फ फ्रैक्शन देख के जज नहीं कर देना कि भाई ये रैशनल है, आपको कंप्लीट बाकी शराइत भी देखनी होगी। तो फ्रैक्शन फॉर्म में तो आप इस तरह पहचान लोगे। अच्छा कुछ नंबर्स आपके पास आएंगे डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में कैसे पहचानोगे आप, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1.234, भाई जो डेसिमल खत्म हो गए वो तो रैशनल है, सिंपल सी बात है, ये खत्म हो गया, इसके आगे डॉट 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 नजर नहीं आ रहा। यार इस लाइट को जरा गौर से देखते रहना, क्योंकि ये बंद हो गया, इसका मतलब माइक्रोफोन बंद हो गया। आप लोगों को मसला नहीं होगा, वीडियो में मसला होगा, तो जरा इस पे ध्यान रखना। जैसे ही किसी ने अगर नोट कर लिया ना कि यार इसकी लाइट बंद होगी, तो बता देना। खत्म हो गया ना जो भी डेसिमल्स। अब इसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो खत्म हो जाए। अब वो टाइम नहीं है वरना मैं लिखवा देता। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं वो सब रैशनल है, जो खत्म हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी जो खत्म नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल इसकी आप बात करो, तो ये खत्म तो नहीं हो रहा, डॉट 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 लगाया हुआ है, इसका मतलब इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। पैटर्न क्या है, 2 3 2 3। तो ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब खत्म नहीं हो रहे लेकिन रिपीट कर रहे हैं वो, इसका मतलब वो भी रैशनल माने जाएंगे। सिर्फ वो डेसिमल जो खत्म भी हो रहे हैं, सॉरी खत्म भी नहीं हो रहे और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा। अब मुझे बताओ, डॉट 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 लगाने से पहले आपको कोई पैटर्न नजर आ रहा है, यहां पे कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। एटलीस्ट एक दफा तो रिपीट होते हुए आपको नजर आए ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 3, तो आपको नजर आया 2 3 रिपीट होते हुए, यहां पे आपको नजर आ रहा है, कोई नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब इसको अब आप बोलोगे इररेशनल। तो ये दो रैशनल माने जाएंगे, जबकि ये वाला जो है ये एक इररेशनल नंबर माना जाएगा। अच्छा उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स भी आते हैं जो रूट वाले होते हैं। रूट वाले बच्चों जितने नंबर जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल √2 √3 √4 नहीं, √4 को तो सिंप्लीफाई कर सकते हो ना 2। तो ऐसे जितने नंबर्स हैं जो रूट के अंदर लिखे हैं, और सिर्फ स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, जितने इनको आप सर्ड्स कहते हो। सर्ड्स वो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर आ रहे हैं। अच्छा वर्ड होगा अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए जिनको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते वो सर्ड्स कहलाते हैं, और जितने भी सर्ड्स हैं वो सब इररेशनल हैं। जैसे √2 इररेशनल है, √6 इररेशनल है, क्योंकि जब आप इनको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो आप देखोगे ना ये खत्म हो रहे होंगे और ना ये रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। और जितनी भी फ्रैक्शंस ऐसी आपको नजर आ रही हैं, ये या तो खत्म हो जाएंगी, या अगर खत्म नहीं हो रही तो रिपीट होते हुए नजर आएंगी। अच्छा कैलकुलेटर में चेक नहीं करना, ये कैलकुलेटर में तो हर नंबर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, लेकिन सुन लो ये भी कि कैलकुलेटर जब आपको नंबर्स दिखाता है ना, जब आपके पास इनफिनिट डेसिमल्स है ना, तो वो डॉट 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 करके नहीं दिखाएगा आपको, वो आपको खत्म करके ही दिखाता है। तो खत्म दो तरीके से आप कर सकते हो, एक को आप बोलते हो ट्रंकेट करना, एक को आप बोलते हो राउंड ऑफ करना। खत्म दो तरीकों से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, 1.23857 डॉट डॉट डॉट, इस तरह चल रहा है नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके 7 के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं ना, उनको मैं शामिल नहीं करना चाह रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 832, फॉर एग्जाम्पल मैं 832 को शामिल नहीं करना चाह रहा, मैं 7 पे खत्म होना चाह रहा हूं। तो अब यहाँ पे खत्म करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं ट्रंकेट करूं, ट्रंकेट मतलब काट दिया मैंने,
मैंने 832 को काट दिया, मैं जस्ट इसको इस तरह लिखूंगा। और एक तरीका होता है मैं राउंड ऑफ कर दूं उसको। राउंड ऑफ क्या होता है, राउंड ऑफ के रूल्स आपने पढ़े होंगे, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। जिस नंबर पे आपने खत्म करना है, आप देखो उसके बाद 8 लिखा हुआ है। 8 जो है, एक सेकेंड, हाँ 8 जो है वो 5 से ग्रेटर है ना, तो 5 से जब भी ग्रेटर होता है आप क्या करते हो, उसके अंदर 1 ऐड कर देते हो। 7 के अंदर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब देखो ये दो डेसिमल्स आपको नजर आ रहे हैं, एक को आपने ट्रंकेट किया हुआ है, एक को आपने राउंड ऑफ किया हुआ है। लेकिन दो राउंड ऑफ जाहिर सी बात है एक्यूरेट है, लेकिन एक्यूरेट तो खैर दोनों ही नहीं है। एक्यूरेट तो खैर ये था कि आप इनफाइनाइट पूरे लिखो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर आप एक्यूरेट को बोलो तो ये है, क्योंकि ट्रंकेट में आपने एक्यूरेसी को इग्नोर कर दिया थोड़ा, जबकि राउंड ऑफ में आपने थोड़ी एक्यूरेसी रखी है उसकी। तो कहने का मतलब ये कि कैलकुलेटर आपको हमेशा ऐसे ही दिखाएगा, वो इनफाइनाइट होंगे वो तब भी ऐसे ही दिखाएगा। आप सिंपल पाई कर लो, हालांकि पाई इतना मशहूर इरेशनल नंबर है, पता नहीं कितने ट्रिलियंस उसके डेसिमल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, उसके नाम पे एक दिन भी मनाया जाता है 14 मार्च को। लेकिन फिर भी कैलकुलेटर में पाई लिखोगे वो उसको काट के दिखाएगा आपको, और डॉट 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 नहीं दिखा रहा होगा। नोट कर लेना इस बात को। तो मशहूर आपके पास एक तो मैंने बता दी सर्ड्स इरेशनल है सारे के सारे। इसके अलावा आपके पास कुछ मशहूर कांस्टेंट्स हैं, जैसे मैंने एक पाई के बारे में बताया, पाई एक इरेशनल नंबर है। सेकेंड लेवल पे आपने ई पढ़ा होगा, ऑयलर नंबर, वो एक इरेशनल नंबर है। एक और एक नंबर होता है फाई, गोल्डन रेशो जिसको कहते हैं, वो एक इरेशनल नंबर है। तो कुछ मशहूर कांस्टेंट हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि वो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैंने सारे स्पेसिफाई कर दिए। अब आपके पास कोई भी नंबर आएगा ना, आप आसानी से बता सकते हो क्या वो रैशनल है या वो इरेशनल है, ठीक है। तो ये वो डेफिनेशन जो मैंने यहां पे लिखवाई हुई थी कि सारे रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, सच दैट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। सच दैट नहीं, वेयर मेरे ख्याल में अच्छा वर्ड रहेगा। और एक और चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो आपकी फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाएगी। अब बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल के लिए सिंबल आप क्यू प्राइम यूज करते हो, कुछ बुक में आई यूज किया हुआ है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आई ना यूज करो, क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स के लिए यूज होता है। तो क्यू प्राइम ही अच्छा सिंबल है यहाँ पे, एग्जैक्ट यही चीज है। अच्छा, बिलोंग्स टू की जगह ना यहाँ पे इक्वल लिख दो, कि वो सारे नंबर जो इक्वल होंगे इस फ्रैक्शन की फॉर्म में। इक्वल अच्छा वर्ड रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इरेशनल क्या होंगे, इरेशनल ऐसे नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो नॉट इक्वल टू लगा दोगे। एग्जैक्ट यही डेफिनेशन है, ऐसे नंबर जिनको आप इस फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी थी, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है, लेकिन इस वाली फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। इस वाली फ्रैक्शन की फॉर्म का मतलब कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटीजर हो, तो उसका न्यूमरेटर इंटीजर तो नहीं है। इसका मतलब आप इसको इस वाली फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या लिखा, x नॉट इक्वल टू p अपॉन q, वेयर p और q जो है वो इंटीजर होंगे। इस फॉर्म में आप किसी भी इरेशनल नंबर को नहीं लिख सकते। खैर, अब आखिरी है जिसको आप कहते हो रियल नंबर। सबका सबका तो नहीं है, इसके बाद भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं। तो रियल नंबर्स क्या होंगे भाई? अगेन रियल नंबर्स में अगर आपने दो तरीके से आप लिख सकते हो, कंबाइन करके लिखोगे तो आप इस तरह लिख सकते हो कि x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q, और x नॉट इक्वल टू p अपॉन q। देखो इसमें रैशनल भी आ गए, इसमें इरेशनल भी आ गए, वेयर p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल और इरेशनल को आपने मर्ज कर दिया। या इसका एक और तरीका भी है, आप इसको इस तरह लिख दो, q यूनियन q प्राइम। मतलब रैशनल नंबर का यूनियन लो इरेशनल नंबर से। यूनियन में आप दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखते हो ना। बाय द वे रैशनल और इरेशनल जो है ये डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब आगे बताऊंगा कि कुछ कॉमन नहीं है इनके दरमियान। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको आप रैशनल भी बोलोगे इरेशनल भी बोलोगे। जैसे 0 जो है वो रैशनल है। अच्छा, एक बात जो मेरे जहन में आई, जितने नंबर्स आपने पढ़े ना नेचुरल नंबर्स, इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो ना। 2 को आप लिख सकते हो 2 अपॉन 1। तो जितने नेचुरल हैं, जितने होल हैं, जितने प्राइम हैं, जितने इंटीजर्स हैं, ये सब रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर कोई रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं हो सकता। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बैकवर्ड रैशनल और इरेशनल होगा। तो रैशनल और इरेशनल का यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मजीद आगे बात बढ़ाएं तो आपके पास आएगा इमेजिनरी सेट। अब इमेजिनरी सेट की वैसे मुझे सेट बिल्डर फॉर्म याद नहीं है, इसको किस तरह बोलेंगे। वैसे इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन तो ये होती है कि ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करो तो नेगेटिव आए, लेकिन मेरे जहन में भी इमेजिनरी नंबर की सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है। बाकी पता तो होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो सकती है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हो।
ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हो सच दैट ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहे होंगे रियल नंबर से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की सेट बिल्डर फॉर्म है। ये सब नंबर्स बताने के बाद एक एक्स्ट्रा चीजें मुझे बतानी है जो मैं पहले बताता नहीं था, ये कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कर देगी। एक कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर नंबर 1 सेट के अंदर आप लोग पढ़ोगे, जो कि सिंध बोर्ड में पहले नहीं होता था, आपकी बुक में है, जिसको वेन डायग्राम कहते थे। इन सब नंबर्स को वेन डायग्राम में लिखना भी एक आर्ट है। वेन डायग्राम वैसे तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल के अंदर लिखी जाती है, लेकिन आप इसको सर्किल के अंदर भी वेन डायग्राम बना सकते हो। अगर आप गूगल करोगे सर्किल के अंदर पूरी वेन डायग्राम बनाई होगी नंबर्स की, लेकिन मैं वो डेफिनेशन पे रहता हूं कि आप रेक्टेंगल से ही बनाओ तो बेहतर है। सेट में अगर आप इसकी वेन डायग्राम बनानी है ना, वेन डायग्राम बाद में भी सिखाऊंगा, लेकिन बेसिक सी बातें आप समझ लो कि कंसीडर कर लो एक बड़ा सा सेट है, इन सबका जो अपर है ना, सबसे बड़ा वाला सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ऊपर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की दो टाइप हैं, रियल, इमेजिनरी। फिर रियल नंबर के अंदर क्या आता है, रैशनल, इरेशनल। अगर मैं इसको सिंबल्स की फॉर्म में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप हैं, रियल, इमेजिनरी। रियल की दो टाइप है, रैशनल, इरेशनल। अब रैशनल में बाकी सारे आ जाएंगे, रैशनल में इंटीजर्स भी आ जाएगा, नेचुरल भी आ जाएंगे, होल भी आ जाएंगे, वो सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इनके एक किस्म की ट्री डायग्राम मैंने आप लोगों को बताई है। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो ना रियल है ना इमेजिनरी है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये शायद किसी को कॉन्सेप्ट अभी याद है, सही है, वरना चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ये एक रियल नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो ना मैं इसको रियल बोलूंगा, ना मैं इसको इमेजिनरी बोलूंगा, मैं इसको कॉम्प्लेक्स बोलूंगा। ये पॉइंट आमतौर पर बच्चों को नहीं पता, जो कि वेन डायग्राम से मैंने क्लियर करना था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जरूरी नहीं कि या तो रियल होगा इमेजिनरी होगा, तीसरी कैटेगरी भी है। ऐसे नंबर भी हो सकते हैं जो इस फॉर्म में हो, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, जिसमें ए और बी दोनों नॉट इक्वल टू 0 हो। तो वेन डायग्राम में आपकी बात समझ आएगी जो बताएं लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा सेट है, मैंने बताया सबसे ऊपर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो टाइप्स हैं, एक है रियल, ठीक है, एक है इमेजिनरी। लेकिन इसके बाहर भी है। अगर आपको मैं इसको ना एग्जाम्पल भी दूंगा, हर चीज की मैं एक एग्जाम्पल दूंगा साथ, ताकि आपको पता चले कौन कौन सा नंबर है। रियल नंबर के अंदर अगर आप देखो ना तो दो नंबर्स आएंगे, रैशनल, इरेशनल। दोनों अलग अलग मैंने बनाए, कुछ कॉमन नहीं है इनके दरमियान, कुछ कॉमन नहीं होगा। रैशनल इरेशनल के दरमियान कोई ऐसा नंबर नहीं है तो रैशनल भी और रैशनल भी हो, कोई कॉमन नहीं होगा। रैशनल नंबर के अंदर अगर देखा जाए तो इंटीजर्स आ गए, इंटीजर्स के अंदर देखा जाए तो होल नंबर आ गए, और होल नंबर के अंदर अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर आ गए। अच्छा, ये बात मैंने आपको थोड़ी देर बाद बतानी थी, अभी बता दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब ये बात डिस्कस हो रही है तो पहले पता चल जाए आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है प्रॉपर सबसेट का, अभी सीख लो, कोई मतलब मुश्किल चीज नहीं है, शायद किसी को आता भी हो। कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ना, उसके अंदर ये दो एलिमेंट है 1 2, और एक दूसरा सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो और दूसरे सेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी मौजूद हो, जैसे 1 2 जो है वो इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर एक्स्ट्रा 3 भी मौजूद है, तो अब आप क्या बोलोगे कि ये वाला सेट जो है ये प्रॉपर सबसेट है इसका। ठीक है सर, वेन डायग्राम एक बार फिर से यार, वेन डायग्राम में डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि टॉपिक बाद में आएगा, ये मैं जल्दी में बता रहा हूं, क्योंकि फिर वेन डायग्राम पूरा टॉपिक बताने लग जाऊंगा, वो दरमियान में चीज मर्ज हो जाएगी। वेन डायग्राम समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये चीज मैं पहले बता रहा हूं ना, तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि मैंने सर्किल रियल के अंदर क्यों बनाया है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट है। क्या कहने का मतलब है कि नेचुरल जो है ये प्रॉपर सबसेट है होल का। क्या मतलब इसका, नेचुरल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सब होल नंबर के अंदर मौजूद है ना, और एक्स्ट्रा भी एलिमेंट मौजूद है। इसका मतलब नेचुरल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है होल नंबर का। इसी तरह होल नंबर जो है वो प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। क्या मतलब, भाई होल नंबर्स के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स के अंदर मौजूद है और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है, इसका मतलब होल नंबर प्रॉपर सबसेट है इंटीजर का। इसी तरह इंटीजर सबसेट है रैशनल का, ऑब्वियस सी बात है, जितने इंटीजर्स हैं वो सब इसके अंदर मौजूद है और इसके अंदर एक्स्ट्रा पता नहीं कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो आप बोलोगे इंटीजर प्रॉपर सबसेट है रैशनल का। इररेशनल को हम साइड पे निकालेंगे क्योंकि इररेशनल के अंदर जो एलिमेंट्स है वो उनमें से किसी में भी बिलोंग नहीं कर रहे होते, तो इसलिए इररेशनल को साइड पे हटा दो। फिर आप बोलो कि रैशनल जो है ये प्रॉपर सबसेट है रियल का। कैसे, भाई रैशनल के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, जबकि रियल के अंदर ये वाले भी हैं और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है इररेशनल वाले। इसका मतलब आप बोल सकते हो जो रैशनल है वो प्रॉपर सबसेट है रियल का। इसी तरीके से आखिर में क्या लिखोगे कि ये प्रॉपर सबसेट है कॉम्प्लेक्स का।
क्योंकि जितने भी रियल हैं उन सबको आप कॉम्प्लेक्स कह सकते हो। प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मौजूद है जिनको आप इमेजनरी कहते हो या इस किस्म के भी मौजूद हो सकते हैं। तो ये पूरी एक चेन चलती हुई आ रही है, ये सब एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट हैं। देखो कितनी बातें मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, रिकॉर्डिंग इसलिए दी गई है कि यार उसको जाके खुद रिसर्च करो, क्योंकि ये बातें मैं अगर बहुत डिटेल में बताने लग गया मसला होगा। देखो मैं बड़ा ना पेनफुल लम्हा होता है जब कोई सवाल मुझसे पूछता है और मैं उसको डिटेल में नहीं बता पाता, क्योंकि भाई ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं पढ़ा रहा, ई कैट पढ़ा रहा हूं, मुझे बतानी सब बातें, लेकिन मैं नहीं इतनी डिटेल में जा सकता। तो जरा खुद बाद में इसको सर्च करना, ना समझे व्हाट्सएप पे पूछना, क्लास बहुत लिमिटेड होती है 1.5 घंटे की। ये चीज मैंने वेन डायग्राम में बनाई है, क्योंकि जब कोई प्रॉपर सबसेट होता है ना तो वो एक दूसरे के अंदर बनता है वेन डायग्राम में। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर, ये रियल जो है प्रॉपर सबसेट है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बना हुआ है। इसी तरह रैशनल जो है वो प्रॉपर सबसेट है रियल का, तो वो इस रियल के अंदर पूरा सर्किल आपने बनाया हुआ है। इसी तरह जेड जो है वो प्रॉपर था रैशनल के अंदर, तो रैशनल के अंदर आपने जेड बनाया हुआ है। ठीक है, तो जब भी कोई प्रॉपर होते हैं ना सबसेट, तो आप उनको एक दूसरे के अंदर बना रहे होते हो। इस चीज को ध्यान में रखो, वेन डायग्राम के अंदर जब एक दूसरे के प्रॉपर होते हैं ना तो आप उनको अंदर बना रहे होते हो। अगर Z प्रॉपर है रैशनल का Q का, तो Q के अंदर आप Z को बनाओगे। अगर W प्रॉपर सबसेट है Z का, तो Z के अंदर आप W को बनाओगे। अगर नेचुरल प्रॉपर सबसेट है W का, तो W के अंदर आप नेचुरल को बनाओगे। ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, बाकी थोड़ा मजीद डिटेल में देखना समझ आ जाएगी। अब मैं सबकी एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर था, ऐसे एलिमेंट भी हैं जो ना रियल है ना कॉम्प्लेक्स है। तो ये बाहर इन दोनों सर्कल के बाहर जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे ना, वो सारे ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ना रियल होंगे ना कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के 3 आते हैं, रियल, इमेजनरी और ऐसे नंबर जो ना रियल है ना वो इमेजनरी है, उनको मैंने बाहर लिख दिया। अच्छा रियल नंबर की कोई एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर की बेतहाशा एग्जांपल्स है, आप फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दो, यहां पे मैं 1.58 लिख देता हूं, फॉर एग्जांपल रियल है। इमेजनरी नंबर की क्या एग्जांपल है, 2 आयोटा, -3 आयोटा, पाई आयोटा, ऐसे नंबर जिनके साथ आयोटा आ रहा है वो इमेजनरी होते हैं। इसी तरह अगर रैशनल की मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, रैशनल की एग्जांपल क्या होगी, कोई भी फ्रैक्शन के अंदर लिख दो, फॉर एग्जांपल 1/4। इंटीजर की क्या होगी, फॉर एग्जांपल -3। होल की क्या होगी, फॉर एग्जांपल 0। नेचुरल की क्या होगी, फॉर एग्जांपल 2। आप इस तरह लिख दो, ठीक है। और इररेशनल की आप फॉर एग्जांपल लिख दो ई लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो। ये सब इररेशनल की एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप वेन डायग्राम बनाओ ना इन सब सेट की, तो ये वेन डायग्राम बन रही होगी। बाकी मजीद सर्च करोगे तो आपको बात समझ आ जाएगी, कोई बात रह तो नहीं की। अच्छा हाँ, एक बात जो मैंने कोने पे लिखी हुई थी वो ये है कि सेट के अंदर जरूरी नहीं होता कि आपके पास जो कलेक्शन है उनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन हो, क्योंकि अभी तक आपने सारे वही सेट पढ़े जिनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा है। जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अब इनके दरमियान रिलेशन है ना कि सारे प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ रैंडम कलेक्शन हो। रैंडम कलेक्शन मतलब उसके नंबर्स भी हो सकते हैं, साथ अल्फाबेट भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाए 2 3 A B साद, अब देखो डिफरेंट कलेक्शन है, ये नंबर्स की है, ये अल्फाबेट्स की है, ये नाम की है, इसको भी आप सेट बोलोगे। अब जरूरी नहीं होता कि सेट के अंदर जो आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक ही किस्म के हो, सारे नेचुरल हो, सारे होल हो, या कुछ सेम प्रॉपर्टी उनके अंदर, जरूरी नहीं होता। सेट एक कलेक्शन है, ठीक है। अगर तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी होगी, वेल डिफाइन होनी चाहिए। टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखी हुई तो वेल डिफाइन होनी चाहिए। लेकिन अगर लिस्ट फॉर्म में लिखी हो तो वेल डिफाइन का तो चक्कर नहीं है। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, डिफरेंट होने चाहिए। तो भाई सारे डिफरेंट हैं तो आप इसको सेट बोलोगे। तो जरूरी ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि रैंडम भी आपके पास आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि खास कोई प्रॉपर्टी उनके दरमियान हो। अच्छा एक चीज मैंने वेन डायग्राम में बतानी थी, एकदम से वो नजर आ गई होगी आपको। जो मैंने रियल का बनाया था ना, उसके अंदर मैं रैशनल इधर बनाया था, इरेशनल इधर बनाया था। ये बाहर कोई भी पॉइंट नहीं होगा, यहां पे कोई भी नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रियल या तो रैशनल होता है या इरेशनल होता है। ऐसा कोई रियल नहीं है जो ना रैशनल हो ना इरेशनल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो वो रैशनल होगा या वो इरेशनल होगा। तो रियल नंबर के अंदर बाहर यहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये पॉइंट नोट कर लेना।